हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, आज के इस क्लास में एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2025 के लिए एसएससी सीएचएसएल के लेवल के पूरे पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, इस पेपर को बनाने में जानते हैं लगभग 3 से 4 दिन का समय लगा है और पिछले 5 वर्षों का पूरा पेपर एनालिसिस करने के बाद प्लस 2025 में जितने भी एसएससी के एग्जाम कंप्लीट हुए हैं और जिस लेवल का एसएससी का एग्जाम हो रहा है उसी लेवल का सवाल पूछा जा रहा है, तब उसके बाद हमने भाई इस पेपर को बनाया है। लेकिन भाई ये केवल 25 क्वेश्चनों का पेपर होगा और ये 25 क्वेश्चन आपके अपने मनोमस्तिष्क में बैठना चाहिए, क्योंकि इन 25 क्वेश्चन में से लगभग आपके शिफ्ट में 10 से 12 क्वेश्चन आ सकते हैं। इसीलिए तो केवल भाई 25 क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अपने शिफ्ट से पहले इन 25 क्वेश्चन को आप जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए। किसी भी हाल सूरत में चाहे आपको रट्टा क्यों ना लगाना पड़े, लेकिन आप लगाइए साथी। अपने शिफ्ट से पहले जरूर रट्टा लगा लेना, क्योंकि भाई 10 से 12 सवालों की बात है। केवल 25 क्वेश्चन में आपको हम करवाएंगे और 10 से 12 क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में मिलने वाले हैं। ओके मेरे दोस्त, और एग्जाम का पैटर्न जो आपको मिलेगा ना, बिल्कुल सेम मिलेगा। इस क्लास से आपको आइडिया भी मिलने वाला है कि हमारे एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा, किस तरह का सवाल पूछा जाएगा, किस तरह का करंट अफेयर जो हमारे लिए बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वो भी सवाल आज की इस क्लास में हमने ऐड कर दिया है। तो चलिए दोस्त, बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। भाई टारगेट कम से कम 25 का 25 रखिएगा, ठीक है। तो लास्ट में अपना स्कोर भी कर दीजिएगा, प्लस अपना एग्जाम डेट यदि आपको मालूम हो चुका है तो कमेंट में बता दीजिए कि हमारा एग्जाम सर इतने तारीख को है, क्योंकि हमें तो आपके लिए क्लास प्रोवाइड करना है। ओके साथी, तो चलिए देखिए आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे प्रीतजर अवार्ड यानी वास्तुकला में 2025 से सम्मानित किया गया? बताइए दोस्त, ये करंट अफेयर का पहला ही सवाल है जो आपके शिफ्ट में पूछा जाएगा। बताइए किसे प्रीतजर अवार्ड वास्तुकला में 2025 सम्मानित किया गया? तो दोस्त मेरे याद रखा, लियू जियाकुन को दिया गया था। तो पहले का ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा अनुच्छेद आत्म आरोपण से संरक्षण यानी स्वयं के खिलाफ मुकदमा खड़ा करने से संरक्षण प्रदान करता है? बताइए कौन सा अनुच्छेद आत्म आरोपण से संरक्षण यानी स्वयं के खिलाफ मुकदमा खड़ा करने से संरक्षण प्रदान करता है? तो सर जी अनुच्छेद 20 करता है। ऑप्शन सी यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं? बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं? तो याद रखिएगा लक्षद्वीप में। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्या बनेगा परफेक्ट आंसर? सादिया घुबरी खंड को जोड़ने वाला राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर स्थित है? बताइए सादिया घुबरी खंड को जोड़ने वाला राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ये किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 5। सिख साहित्य के अनुसार गुरु नानक देव की जयंती भारतीय चंद्रमा की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है? बताइए दोस्त मेरे, सिख साहित्य के अनुसार गुरु नानक देव की जयंती भारतीय चंद्रमा की किस पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है? तो याद रखिएगा कार्तिक के दिन मनाई जाती है। ऑप्शन ए यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 6। उत्तर पूर्वी भारत का मणिपुर नृत्य यह किस भगवान की आराधना से निकला है? बताइएगा कि उत्तर पूर्वी भारत का मणिपुर नृत्य ये किस भगवान की आराधना से निकला है? तो ये कृष्ण भगवान जी से निकला है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 7। 2018 में मणिपुरी नृत्य में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पाने वाले कौन भारतीय नृत्यकार थे? तो साथी 2018 में मणिपुरी नृत्य में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पाने वाले कौन भारतीय नृत्यकार थे? तो याद रखिए खाम लक्ष्मी देवी थी। ऑप्शन यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 18। भारत कलिंग सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया गया था? यह भी भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। बताइए भारत कलिंग सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया गया था? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा मुंबई शहर में किया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 9। व्यापारिक हवाएं किन अक्षांशों से किन अक्षांशों की ओर बहती है? बताइए दोस्त,
व्यापारिक हवाएं किन अक्षांशों से किन अक्षांशों की ओर बहती है? तो याद रखिएगा, अश्व अक्षांशों से विषुवत रेखा की ओर बहती है। ऑप्शन सी यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से अदिति योजना कब और किसने शुरुआत की थी? बताइए, अदिति योजना कब और किसने शुरुआत की थी? तो सर जी 4 मार्च 2024 को राजनाथ सिंह ने स्टार्ट की थी अदिति योजना। ऑप्शन भी यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही यदि आप चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिए। बगल में घंटा उसको तो जरूर प्रेस करके दबा दीजिएगा एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के लिए। ओके, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 11। तो अब देखिए दोस्त, इंग्लिश के क्वेश्चन आ चुके हैं। इंग्लिश के सारा कॉन्सेप्ट आपको ऐसा ही मिलेगा। देखिए, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। जैसे 1 से 2 सवाल आपको इस तरह के देगा, यानी कुछ सेंटेंस दे देगा और उसी में कोई ना कोई गलत स्पेलिंग वाला वर्ड दे देगा और वही पूछ देगा। जैसे इसमें पूछा है, देखिए, द रेस्टोरेंट स्पेशलिटी इज सी फूड। मतलब जब इस तरह का सवाल आ गया ना, तुरंत आपको ऑप्शन भी जाना है, देखना है कि किस ऑप्शन में कौन सा स्पेलिंग रॉन्ग है। जैसे कि स्पेशलिटी, ये रॉन्ग हमें दिखाई दे रहा है। रेस्टोरेंट बिल्कुल ठीक है, सी फूड बिल्कुल ठीक है, द भी ठीक है। स्पेशलिटी का राइट स्पेलिंग क्या होता है? पहले तो स्पेशल लिख लीजिए, SPECIALTY हो जाता है, लास्ट में TY। देखिए इसमें TIY दे दिया है, तो यही क्या हो जाएगा? यही स्पेलिंग रॉन्ग है मेरे दोस्त। तो ऑप्शन यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 12 है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। तो आप सभी से हर्डल का पर्यायवाची शब्द पूछ दिया है, हर्डल का सिनोनिम्स पूछ दिया है। आपको पूरा सेंटेंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है भाई, क्योंकि समय हमारा जाया होगा। जैसे हर्डल का मतलब क्या होता है? बाधा होता है, बाधा बोल सकते हैं, अवरोध बोल सकते हैं, और कुछ आप बोलना चाहेंगे तो इसका क्या होगा? तो साथ ही याद, ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल का मतलब क्या होता है? किसी चीज का रुकावट, बाधा। यानी पहला ही ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। सिनोनिम्स का मतलब बिल्कुल समानार्थी शब्द बताना होता है। सपोर्ट का मतलब समर्थन, सुरक्षा, और इनकरेजमेंट का मतलब क्या होता है? प्रोत्साहन होता है। स्टिमुलस का मतलब तो प्रेरणा होता है। तो इस सवाल का ऑप्शन यहां से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 13। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना अंडरलाइंड वर्ड का। जैसे पाम, द पाम इज अ नेटिव ऑफ मलेशिया, वी कैन फाइंड देम इन ग्रुप्स। मतलब साथी इसका मतलब बताइए क्या हो जाएगा परफेक्ट आंसर? तो साथी पाम का मतलब जानते क्या होता है? एक पेड़ की प्रजाति है। और ग्रुप्स का मीनिंग जानते क्या होता है? पेड़ों का समूह होता है। जो यहाँ पे ग्रुप लिखा है ना, ग्रुप का मतलब होता है कि पेड़ों का समूह होता है। ठीक है, जैसे ए टाइप ऑफ सॉइल मतलब मिट्टी का प्रकार होता है। अब पाम्फलेट का मतलब पुस्तिका कोई होता है। और अ टाइप ऑफ ट्री क्या हो जाएगा दोस्त? जैसे हमने आपको बताया पाम का मतलब एक पेड़ की प्रजाति, तो उसको क्या बोलेंगे? अ टाइप ऑफ ट्री हो जाएगा। यानी पाम का जो मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग हो, अ टाइप ऑफ ट्री हो जाएगा, एक प्रकार का पेड़ हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, इनर सरफेस ऑफ द हैंड, यानी हाथ की आंतरिक सतह को क्या बोलते हैं? इनर सरफेस ऑफ द हैंड बोलते हैं। तो साथ ही सवाल का सी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, किसी भी प्रश्न को यदि आपको समझ में नहीं आया, डाउट लग रहा है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हम आपको क्लियर कर देंगे। डाउट लेकर नहीं चलना है पेपर में। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विथ एन एरर इन द यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आपको वो सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस से गलत है। बताइए, जैसे वी ब्रश आउट टीथ डेली, ठीक। ही गो टू स्कूल एवरी डे, भाई ही क्या है? थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है। ही क्या है? ही पहले आपको मालूम होना चाहिए, ही एक थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी गो के साथ क्या आना चाहिए? यस लगाना जरूरी है भाई। तो ही गोज टू स्कूल एवरी डे होना चाहिए ना भाई, ही गोज टू स्कूल एवरी डे होना चाहिए, यानी ईएस लगना जरूरी है मेरे दोस्त। ही थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, ये तो छोटी बेसिक सवाल है। तो ही गोज टू स्कूल एवरी डे होना चाहिए, वर्ब के साथ यस तो भी लगाना आवश्यक होता है ना, नहीं है भाई? बिल्कुल, तो यही आपका बिल्कुल ठीक है। हमें आइडेंटिफाई करना था लेकिन आपको पूरा बता दिया। ही गोज होगा, ही गोज टू स्कूल एवरी डे। हमेशा याद रखिए, यदि सिंगुलर है तो वो यस या यस लगाना जरूरी होता है मेरे दोस्त। ओके,
चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 15, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। प्रिजर्व का आप पर्यायवाची शब्द बताइए। प्रिजर्व का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? सुरक्षित रखना। क्या होता है? सुरक्षित रखना होता है। और कुछ? बचाए रखना। मेंटेन, मेंटेन मतलब हम किसी चीज को मेंटेन करते हैं, उसका सही सलामत रखते हैं। कंज्यूम का मतलब उपभोग करना। और कंप्लेन मतलब नजरअंदाज करना। और क्या होता है कंप्लेन? किसी चीज का आप कंप्लेन कर रहे हैं। इग्नोर मतलब नजरअंदाज करना होता है भाई। तो यहां से मेरे दोस्त प्रिजर्व का सिनोनिम्स क्या होगा? मेंटेन होगा। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 16, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। राइट डिसीजन का अप्रोप्रिएट मीनिंग बताइए। राइट डिसीजन मतलब सही निर्णय क्या होगा? समवन लिबर्टी इन फ्रीडम। समवन लिबर्टी इन फ्रीडम कि समथिंग विच इज करेक्ट, बिल्कुल कुछ सही चीज हो भाई। समथिंग विच इज इनवैलिड, रॉन्ग। अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, नो। क्या होगा राइट डिसीजन के लिए? समथिंग विच इज करेक्ट होना चाहिए। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना एडजेक्टिव का। बताइए। द नील इज द रिवर इन द वर्ल्ड, यानी नील इज द क्या है? लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट नील जो है सबसे लंबा, क्या लॉन्गेस्ट क्या है? जो सबसे लंबा दर्शाता है, सुपरलेटिव फॉर्म है। तो क्या होगा? नील नदी क्या है? इन द वर्ल्ड। नील नदी क्या है? सबसे लंबा नदी है विश्व में। तो क्या होगा? द नील इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 18, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेजेज दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। फ्रेजेज दे दो, आप समझिए कि वो हमसे मुहावरा पूछ रहे हैं, इडियम पूछ रहा है। द क्वेश्चन पेपर वाज वेरी इजी टू कंप्लीट, यानी प्रश्न पत्र हल करना तो बहुत आसान था। यानी वेरी इजी का फ्रेज क्या हो जाएगा? द लास्ट स्ट्रॉ होगा, यानी आखिरी सीमा होगा। नहीं सर जी। फेयर एंड स्क्वायर होगा, निष्पक्ष होगा। नहीं, बहुत आसान काम, यानी अ पीस ऑफ केक। उसको क्या बोलते? अ पीस ऑफ केक का मतलब क्या होता है भाई? बहुत आसान काम। अ स्नोबॉल इफेक्ट का मतलब तेजी से बढ़ने वाला जो प्रभाव होता है। कोई तेजी से बढ़ने वाला प्रभाव होता है, उसको क्या बोलते हैं? अ स्नोबॉल इफेक्ट बोलते हैं। तो इस सवाल का मेरे दोस्त सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके आगे बढ़ा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कॉल करिए। क्या दे रखा है? सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। व्हेन दे लेफ्ट फॉर मैक्सिको देयर हाउस वाज इन गुड कंडीशन देन इट्स इज नाउ। जब वे मैक्सिको के लिए रवाना हुए तो उनका घर अब की तुलना में अच्छी स्थिति में था। तो इसका क्या होगा? यानी मेरे दोस्त व्हेन दे लेफ्ट फ्रॉम मैक्सिको देयर हाउस वाज इन बेटर कंडीशन। गुड की जगह क्या होना चाहिए मेरे दोस्त? बेटर होना चाहिए भाई। क्या होना चाहिए? बेटर होना चाहिए। बेटर देन कंडीशन, बेटर देन इट इज नाउ होना चाहिए। तो इस का डी ऑप्शन मेरे दोस्त का हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 20। तो अब देखिए साथी रीजनिंग का सवाल आ गया भाई। 6 व्यक्ति हैं ए बी सी डी और ई एफ एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ई जो है वो सी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। ए और बी दोनों का निकटतम पड़ोसी सी है। एफ जो है ए के दाएं से तीसरे स्थान बैठा है। पहले एक वृत्ताकार केंद्र बना लेते हैं। वृत्ताकार बना, इसका एक केंद्र हो गया। 6 लोग को बैठाना है, 1 2 3 4 5 6 लोग को बैठाना है। देखिए बस जो जो हम पढ़ेंगे उसको हल करेंगे। ई जो है वो सी के बाएं से दूसरे स्थान बैठा है। तो सी को हम यदि मेरे दोस्त यहाँ पे बैठा लेते हैं, सी को यहाँ बैठाते हैं तो सी के बाएं से भाई दायां बाएं आपको मालूम है ना। जैसे ये इसका केंद्र है, राइट इधर होगा। राइट का मतलब क्या होता है? दायां होता है। और लेफ्ट का मतलब क्या होता है साथी? बायां होता है। बस यही खेल आपको मालूम होना चाहिए। दायां बायां जिसको आप बैठा रहे उसी का दायां बायां आपको करना है बस। ठीक है देखिए सवाल पहला में क्या बोल दिया है साथी की ई जो है ना वो सी के बाएं से दूसरे स्थान बैठा है। यदि हम सी को यहां बैठाए तो सी के बाएं से दूसरे स्थान में किधर हो जाएगा? इधर ही हो जाएगा, इधर ही होगा। इधर यदि हम करते तो भाई दायां हो जाता है, नहीं राइट साइड होता है। लेकिन बायां बोला यानी लेफ्ट साइड बोला है तो बायां इधर ही हो जाएगा। तो दूसरा स्थान पे पहला ये दूसरा ये हो गया, हमने बैठा दिया। एक लाइन कंप्लीट हो गया।
ए और बी दोनों का निकटतम पड़ोसी सी है, यानी ए और बी दोनों का निकटतम पड़ोसी सी है। सी तो ऑलरेडी बैठ चुका है, यानी ए यहां बैठा दे, बी यहां बैठा दे, तभी तो साथी ए और बी दोनों का निकटतम पड़ोसी सी होगा। ठीक है, फिर देखिए एफ जो है ना वो ए के दाएं से तीसरे स्थान बैठा, ए तो ऑलरेडी बैठ चुका है, तो ए के दाएं से यानी ए के राइट साइड से तीसरे स्थान पे यफ बैठा, यानी यफ यहां बैठ जाएगा। देखिए पहला पर सी है राइट साइड में ए के, दूसरे का स्थान में बी है, तीसरे का स्थान में यफ बैठ चुका है। अब देखिए सवाल क्या बोले, एक खाली स्थान बच रहा है, तो डी यहां बच रहा है, तो डी को यहां बैठा दिया जाए। सब हमारा 6 लोग व्यक्ति बैठ चुके हैं। डी, अब सवाल देखिए डी के बाएं से गिनती करने पर डी और सी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, यानी डी के बाएं से, यानी डी के मेरे दोस्त लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड किधर होगा मेरे दोस्त, कोई बता सकता है? डी और सी के बीच में। भाई देखिए चाहे आप दायां लीजिए चाहे बायां लीजिए, दो ही व्यक्ति बैठ रहे हैं। देखिए मेरे दोस्त यदि डी इधर करेगा राइट साइड, बायां इधर हो जाएगा, राइट साइड इधर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, बायां इधर होगा तो देखिए दो व्यक्ति इधर बैठे, दो व्यक्ति इधर बैठे, यानी इस सवाल का दो कितने व्यक्ति बैठे, दो व्यक्ति बैठे हैं। तो ऑप्शन दिया है कि नहीं मेरे दोस्त, दो व्यक्ति के लिए। देखिए देखिए दे रखा है भाई डी ऑप्शन, तो इस सवाल का मेरे दोस्त डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्टली आंसर हो जाएंगे। ओके, किसी प्रकार का डाउट बिल्कुल नहीं, आगे बढ़ा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को हल करिए मेरे दोस्त। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या संबंधित है। 20 का रिलेशन 421 है, तो 18 का रिलेशन किस हो जाएगा? बताइए जरा इस सवाल का राइट आंसर क्या निकल के आएगा मेरे दोस्त, इस सवाल का परफेक्टली आंसर क्या हो जाएगा? तो सर जी यदि हम मेरे दोस्त 20 का स्क्वायर करते तो कितना आता है? 20 का स्क्वायर यदि हम करेंगे तो साथ ही 400 आता है, और इसी 20 में यदि हम +1 करके 21 को यहाँ पे जोड़ दे तो कितना होगा? 421 हो जाएगा। भाई इसमें जानते कैसे सवाल को फॉलो करिया है, जैसे 20 का रिलेशन 421 हमें बताना है। पहले तो साथ ही 20 का स्क्वायर किया है, प्लस इसी 20 में एक को जोड़ा, यानी 20 + 21 इस फॉर्मेट में 20 का स्क्वायर 400, 20 और 21, 20 1 21, 21 यानी 21 इधर, यानी टोटल कितना होगा? 421 होगा। ऐसे हल करना है, यानी जो 18 है 18 के पहले स्क्वायर करिए, 18 की स्क्वायर आप जानते हैं 324 होता है, और इसमें 18 + 1 करिए, यानी 18 + 1 कितना? 19, तो इस 324 में 19 जोड़िए कितना आएगा? 343। ऐसे हल कर रहा है मेरे दोस्त, ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्टली आंसर हो जाएंगे। ओके बताइए दोस्त समझ में आया? भाई देखिए फटाफट हम इसलिए चल रहे हैं कि हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए हम जल्दी जल्दी आपको सवाल हल करा रहे हैं मेरे दोस्त। चलिए अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 22, अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आना चाहिए? GQS, MQI, SWE, YCK। कितना बार हमने आपको सवाल करा दिया है, जब इस तरह का सवाल आए अक्षरों का श्रृंखला दे तो तुरंत पहला अक्षर उठाइए, GQS का पहला अक्षर G उठा लीजिए, दूसरे का M उठाइए, तीसरे का S उठाइए, चौथा का Y, इसका कोड कर दीजिए। G7, M13, S19, Y25। देखिए 1319 + 6 और 1319 + 6 1925 + 6, इसमें +6 कराएं तो 25 में यदि +6 को जोड़ेंगे 31, 31 पे कौन आता है? ई आता है। कैसे ई आता है? आप जानते हैं ना कि ए से लेकर जेड तक 26 होता है, 26 के बाद 27 जैसे हम बढ़ते हैं ए आता है, 27 पे 28 पे बी, 29 पे सी, 30 पे डी, 31 पे ई, यानी हमारा आंसर ई से मिलेगा। पहला तो ई आ गया। अब दूसरा हल करते हैं। देखिए के है, दूसरे का क्यू है, तीसरे का डब्ल्यू है, चौथा सी है। इनका कोड किया जाए K11, Q17, W23, C3। 11 6 17, 17 6 23, 23 6 29। 3 पे आप जानते हैं कि सी पे 29 होता है, 27 पे 28 पे भी 29 पे सी, तो इसी प्रकार इस 3 में 6 जोड़ेंगे 9, 9 पे आई हो जाएगा, यानी दोस्त हमारे आंसर ई आई हो जाएगा। या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन सी होगा, आप देख सकते हैं ई आई, क्योंकि पहला अक्षर हमने हल किया तो ई मिला था, जब हमने दूसरा हल किया तो आई मिल चुका है। अब लास्ट वाले में या तो क्यू आएगा या तो ओ आ जाएगा। चलिए तीसरा को भी चेक कर लेते भाई। जैसे GQS का लास्ट अक्षर यस है, MQI का लास्ट अक्षर वाई है, और SWE का लास्ट अक्षर ई है, और YCK का लास्ट अक्षर के है। देखिए यस होता है 19, वाई होता है 25, ई होता है 5, के होता है 11, 19 6 25, 25 6 31, 31 पे ई आता है, और 6 में यदि 7 5 में आप 6 जोड़ देंगे 11, यानी इसमें +6 लग रहा है, यानी 11 में 6 जोड़ेंगे 17, 17 पे क्यों। लास्ट में देखिए ई वाले में किस में क्यों है, तो पहला ऑप्शन में।
यानी 22 का ऑप्शन है क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए दोस्त किसी प्रकार का डाउट, बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ा जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को हल करिए दोस्त मेरे। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, 25,000, 5,000, 1,000, 200, 400। तो सर जी 25,000 दिया है भाई, तो आपको 25,000 से 5,000 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो इसमें आप 5 का भाग करा दीजिए, 5,000 बन जाएगा। इस 5,000 में 5 का भाग करा दीजिए तो 1,000 बन जाएगा, और 1,000 में आप 5 का भाग करा दीजिए तो 200 बन जाएगा। 200 में 5 का भाग करा दीजिए 40 बन जाएगा। तो बस क्या करें, 5 का भाग तो कर रहा है, 5 का भाग 40 में देंगे तो 8 हो जाएगा। यानी सॉल्व का ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 23 का बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। बताइए दोस्त किसी प्रकार का डाउट, बताइए किसी प्रकार का डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। 5 के केवल भाग कर रहा है। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए यदि माइनस और गुणा को आपस में बदल दिया जाए तथा प्लस और भाग को भी आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा। यहाँ पे समीकरण दिया है, सवाल बोला है कि माइनस गुणा को बदल दीजिए, प्लस भाग को आपस में बदल दीजिए। बदलिए, कितना आंसर आएगा। चलिए देखिए ध्यान से, 28 भाग है, भाग को प्लस में बदलना है। 18 के बाद देखिए प्लस है तो प्लस को भाग में बदलना है। 6 के बाद देखिए गुणा है तो गुणा को माइनस में, 6 फिर देखिए माइनस है, माइनस को गुणा में, तो फिर 4। ये हमारा समीकरण बन चुका है प्रश्न के अकॉर्डिंग। तो इसमें हम बॉर्डर स्क्रीन लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। 28 प्लस 6 का भाग 18 में देंगे तो 3 माइनस 6 चौका 24, 28 3 31, 31 में से 24 को घटा दिए 7 आंसर आ जाएगा। यानी पहला ऑप्शन इस सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, है ना दोस्त, समझ में आया। चलिए लास्ट क्वेश्चन हल करिए भाई। सवाल क्या दिया है, एक निश्चित कूट भाषा में दे आर स्मार्ट को बीटी एमटी आरटी के रूप में लिखा जाता है और सीज स्मार्ट को आरटी केटी एसटी के रूप में लिखा जाता है। तो इसी कूट भाषा में स्मार्ट को कैसे लिखा जाएगा। तो ये तो एसएससी का फेवरेट सवाल होता है, हर शिफ्ट में लगभग 2 सवाल पूछेगा। सिंगल स्मार्ट पूछा तो तुरंत कॉमन चेक कर देखिए, दे आर स्मार्ट में स्मार्ट इधर है, सीज स्मार्ट यानी दोनों में सर जी तो हमें स्मार्ट मिल चुका। तो हमारा दिमाग क्लिक कहाँ कर रहा है, इसका मतलब कि कोड में भी कोई ना कोई ऐसा होगा जो कॉमन मिल जाएगा। देखिए स्मार्ट तो कॉमन मिल चुका है, स्मार्ट जो हमसे पूछा है पहले तो हमने हल किया तो कॉमन मिल गया, इसका मतलब कोड में भी कोई ना कोई हमें कॉमन मिल जाएगा। तो कौन सा कॉमन है, बीटी एमटी आरटी आरटी आरटी। देखिए आरटी इसमें भी है आरटी इसमें भी है, यानी स्मार्ट का कोड क्या होगा, आरटी हो जाएगा। तो इस सवाल का बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। हमेशा याद रखिए दोस्त, जब सिंगल पूछेगा तो पहले कॉमन यदि आपको मिल गया उसका कोड में भी आपको कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों फाइनली 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब बताइए आप सभी का इस मॉडल पेपर में आपका कितना स्कोर रहा। तो साथियों उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आएंगे। तो आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। माता रानी की कृपा है कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। लगातार क्लास आप सभी के बीच आएगी, तो आप सभी को नोटिफिकेशन को ऑन करना है, अपना एग्ज़ाम डेट बताना है कि सर मेरा एग्ज़ाम इस तारीख को है, क्योंकि मेरे दोस्त हमें आपको एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन प्रोवाइड करना है। ओके साथी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। तो सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।